हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन में लेके चल रहे होंगे। मैं वर्षा राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक प्रयास कोचिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, आज की क्लास में थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था हमारा, तो इस वजह से आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाई। तो आज हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अपनी क्लास को आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइव नहीं हो पाई तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना क्लास को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आज के हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लकी वंस किताब के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक द लकी वंस। बताइए किसे दिया गया है? तो देखो आंसर होगा इसका जारा चौधरी, जो एक राइटर हैं, लेखक हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है अभी 2025 में। और देखो ये जो पुरस्कार है ये अब लास्ट टाइम दिया है, मीन्स इसके बाद अब इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है। एंड इसकी अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो 2 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए कौन सी बुक के लिए दिया गया है, द लकी वंस के लिए दिया गया है। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब जारा चौधरी 16 साल की थी तो गुजरात में दंगे हुए थे 2002 के अंदर। तो उसमें जो इनके और इनकी फैमिली के जो भी संघर्ष थे उनके बारे में इन्होंने लिखा है इस बुक के अंदर। ठीक है, तो उसमें आप समझ गए होंगे क्या क्या लिखा है उस बुक के अंदर एंड कब किसने लिखा है। ठीक है, अब देखो समझ लेते हैं थोड़ा चीज़ों को। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये अवार्ड लास्ट टाइम दिया जा रहा है। बात करें हम लकी वंस बुक की तो इसकी लेखक जारा चौधरी हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए थे तो उस टाइम उनकी जो इनकी और उनकी फैमिली के जो संघर्ष थे उनको इसमें बताया गया है इस बुक के अंदर। क्लियर? अब देखो इस टाइम ये 16 साल की थी। ठीक है, अब हम बात करें शक्ति भट्ट प्राइज की। तो देखो ये शक्ति भट्ट एक एडिटर एंड पब्लिशर थी, उनकी याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है, उनके नाम पे इस पुरस्कार को बनाया गया है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को आप। अब देखो जो कि हर साल दिया जाता था लेकिन अब से इसे बंद कर दिया गया है। ये देखो किस लिए दिया जाता है, या तो किसी राइटर की पहली बुक के लिए या फिर उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। समझ के होगी सारी चीज़ें क्लियर। अब देखो किसके द्वारा दिया जाता है इसे, शक्ति भट्ट फाउंडेशन के थ्रू। स्टार्टिंग कब, 2007 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एंड पहला जो अवार्ड है वो कब दिया गया था, तो 2008 में ये पहला अवार्ड दिया गया था। और इसमें प्राइज मनी जैसा मैंने अभी आपको बताया, कितनी प्राइज मनी दी जाती है, तो 2 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज दी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड। बताइए कहाँ पे किया गया है? तो देखो ये किया गया है गोरखपुर में। एंड ये किसने किया है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। वहाँ पे सीएम योगीनाथ ये भी उपलब्ध थे एंड वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ये भी वहाँ पे उपलब्ध थी। ठीक है, देखो ये पहली यूनिवर्सिटी है आयुष यूनिवर्सिटी। ठीक है, समझ गए। अब देखो समझते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने अभी आपको बताया इनोग्रेशन किसने किया है, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, कब, 1 जुलाई 2025 को किया गया। एंड अगर आपसे एग्जैक्ट जगह पूछता है कि कहाँ पे किया गया यूपी के गोरखपुर में, तो आपका जवाब होना चाहिए पिपरी भट्ट हट। कहाँ पे? पिपरी भट्ट जगह पे इसको किया गया। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। और देखो इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। ठीक है, कैसा आयुष विश्वविद्यालय, कहाँ का? यूपी का पहला ही। क्लियर, बिल्कुल समझ गए। अब देखो बात करें कि देखो इनोग्रेट तो अब इन्होंने किया है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसकी फाउंडेशन मतलब स्टार्टिंग इसकी किसने की थी? तो इसकी स्टार्टिंग 28 अगस्त 2021 में जो रामनाथ कोविंद द्वारा इसकी की गई थी। समझ गए बिल्कुल। अब देखो समझें कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो 267.50 करोड़ की लागत इसके अंदर लगी हुई है। और आपको जैसे पता होगा, अब हम बात करें आयुष सिस्टम की। ठीक है, आयुष सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदिक के लिए होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब देखो आयुष से हम समझें तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है, मतलब ट्रेनिंग के लिए इसको विश्वविद्यालय को बनाया गया। समझ गए इस सारी चीज़ को। चलो
अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन दी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। बताइए कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो भारत की रैंक है इसमें 3rd। ठीक है, देखो ये है 2025 का। अगर मैं आपसे 2024 की भी बात करूं तो 2024 में भी हमारे इंडिया की रैंक कितनी थी, तो भी 3rd थी। कब? 2024 के अंदर। समझ गए? अब देखो यूनिकॉर्न होता क्या है, इससे बात करते हैं। देखो जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनका अगर हम बात करें कि उनकी वैल्यू, उनका वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन से ज़्यादा होगा तो यूनिकॉर्न कहलाएगी। अगर हम रुपीज़ में बात करते हैं तो 8,300 करोड़, वो अगर रुपीज़ में उससे ज़्यादा उसका वैल्यूशन है तो वो यूनिकॉर्न कहलाएगी। अभी हम देखो 2024 की बात करें तो हमारे इंडिया में कितने यूनिकॉर्न, तो हमारे इंडिया में थी 67, जो कि अब घटकर कितनी हो चुकी है, 64 हो चुकी है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, यूनिकॉर्न की आपसे बात कर रही हूँ। उसी का इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें हमारे भारत की रैंक कितनी है, 3री रैंक है। क्लियर? समझ गए होगे? और यूनिकॉर्न क्या होता है ये भी आप समझ गए। ठीक है, तो देखो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत में देखो अभी कितने 64 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, और 2024 की बात करूं तो 67 थी। अब देखो बात करें कि बेस्ट सिटी यूनिकॉर्न के लिए, बेस्ट सिटी में कौन, बेंगलोर जो है वो 7वें स्थान पे है और मुंबई कौन से 22वें स्थान पे। ठीक है, ये भी फैक्ट थोड़े आप ध्यान रख लेना। अब देखो बेस्ट यूनिकॉर्न हम अगर बात करते हैं कि बेस्ट टॉप 3 में अगर कौन सी आती है तो उसकी बात करें तो सबसे पहले जीरोधा। देखो किसका कितना, $8.2 बिलियन वैल्यूशन है इसकी। ठीक है, सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो ड्रीम 11, जो कि 8 बिलियन वैल्यूशन के साथ सेकंड पोजीशन पे है। एंड अगर हम थर्ड पे चलें, देखो ये अभी बनी थी, हमने उसमें जून में पढ़ा भी था इसके बारे में। रेजर पे 7.5 बिलियन इसका है वैल्यूशन। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल समझ गए? हाँ जी, अब आगे चलते हैं हम। देखो अब वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनिकॉर्न क्या होता है, अगर किसी कंपनी का स्टार्टअप या उसका वैल्यूशन $1 बिलियन से अधिक हो तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। जैसे कि इंडेक्स जारी हुआ है किसके थ्रू, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के थ्रू इसे जारी किया गया है। देखो ये क्या है, एक रैंक डिसाइड करता है यूनिकॉर्न्स के लिए, जिसे हर साल जारी किया जाता है। अगर बात करें कि इसे जारी किसके थ्रू, तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको किया जाता है। क्लियर? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम इसे 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में इसे पहली बार किया गया था। समझ गए? अब चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइंतोगतान सिनावात्रा किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्हें न्यायालय ने पद से सस्पेंड कर दिया गया है। बताइए, पाइंतोगतान सिनवात्रा वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द ऑफिस बाय द कोर्ट, जिनको अभी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। तो बताओ कहाँ से हैं, तो ये है थाईलैंड से, जिनको अब हटा दिया गया है। अब देखो रीजन देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या, कि जो कंबोडिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन, हुन सेन, उनसे इनकी फ़ोन पे बात हुई थी और इन्होंने क्या किया, जो अपने देश के सीनियर कमांडर थे, वरिष्ठ कमांडर थे, उन्हीं को विरोधी बता दिया। ये बात किसी तरीके से लीक हो गई, तो वहाँ की जो जनता है उन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया इसके अगेंस्ट। तो इस चक्कर में इनको फिर इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, और देखो बात करें कि वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री हैं कौन थे, फुमथम वेचाय चाई, इनको क्या कहते हैं, इनको अपॉइंट कर दिया वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? क्लियर? सारी चीजें बताइए, समझ गए होगे आप लोग। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आसियान भारत क्रूज संवाद कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर वॉज द इनॉग्रल आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड। बताइए कहाँ पे किया गया है। तो देखो इसकी बात करें तो ये यहाँ पे चेन्नई में किया गया है, और इसको कितने 2 दिन के लिए किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, हम अगर इसका उद्देश्य देखते हैं तो क्या होगा कि जो समुद्री सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए इस क्रूज इंडियन क्रूज डायलॉग को किया जा रहा है। कहाँ पे? चेन्नई में, वो भी 2 दिन के लिए। समझ गए? अब देखो बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। आप ये देखना, चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु, तो क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो इसमें
10 आसियान देश और 11 मतलब 11 देश आएंगे देखो इसके अंदर, तिमोर लेस्ते, और उसके साथ 30 से अधिक जो पार्टिसिपेट लोगों ने किया, 30 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट उन्होंने किया इसके अंदर। रीजन आपको पता ही है किसके लिए, समुद्री कॉपरेशन के लिए, मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए इसको किया गया, इंडिया और अदर जो कंट्रीज हैं आसियान की उनके लिए। अब बात कर लेते हैं हम आसियान की कि क्या है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा फुल फॉर्म की, अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो ये ग्रुप है किसका, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ये एक ग्रुप है, जिसमें देखो मेंबर्स अगर हम कंट्री की बात करें तो इसमें 11 कंट्री है। आप पढ़ लेना एक बार, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, तिमोर लेस्ते, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये इसकी कंट्रीज हैं जो इसके अंदर आती हैं। समझ गए, बिल्कुल होगी सारी चीज़ें क्लियर। अगर हम इस्टेब्लिश की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 8 अगस्त 1967, ठीक है बिल्कुल, समझ गए। हाँ जी, चलो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब देखो बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम चेयरमैनशिप की बात करें तो मलेशिया, एंड अगर सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो काउ किम हॉर्न इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। अब देखो बात करें कि हमारा जो भारत है वो आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन 1992 में इसे एक संवाद, एक डायलॉग पार्टनर के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर, बताइए जल्दी। हाँ जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इलेक्शन कमीशन हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउ मैनी पार्टीज। बताइए राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो देखो कितने की प्रक्रिया शुरू की है, तो ये कितनी पार्टीज की बात करूं मैं, 345। किसने? नेशनल इलेक्शन कमीशन। एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो पार्टीज़ हैं ये बेफिजूल में जो टैक्सेस हैं उनका मिसयूज़ करती हैं। 2019 के बाद इन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इसके लिए इनको बेफिजूल में रखने से अच्छा है कि इनका जो है उसको रद्द कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है, इनको क्या है, इनका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। समझ के देखो, इन 2019 के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है। ये देखो कोई भी इनका एग्जिस्ट नहीं है रजिस्टर्ड एड्रेस के अंदर इनका, ठीक है। और देखो ये मिसयूज करती हैं, जो टैक्स होते हैं उनका दुरुपयोग करती हैं चुनावी सुविधाओं से जो मिलता है, ठीक है। अब देखो बात करें हम किसकी, नेशनल इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं। तो देखो इसकी स्थापना जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ये संस्था इलेक्शन कंडक्ट कराती है, लोकसभा, विधानसभा सभी के लिए। अब देखो चेक करें तो ये कब, इसकी स्थापना कब, 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो आर्टिकल 324 से 329 के अंदर इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, समझ गए बिल्कुल। और अगर हम इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो ज्ञानेश कुमार इसके कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन? ज्ञानेश कुमार। अब देखो इसके फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इसका काम होता है। समझ गए, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सिप ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। सी सिप ऑब्जर्वर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम। बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखो इसको किया गया है क्वाड के थ्रू, किसके, क्वाड के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया है। अब बात करें तो देखो इसमें क्वाड में 4 कंट्रीज होती हैं। एक्चुअली हम समझते हैं इसका भी रीजन यही है कि ये समुद्री सहयोग के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। कौन सा? सी सिप ऑब्जर्वर मिशन को। अब देखो बात करें इसके होगा क्या, एक्चुअली जो क्वाड के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें से 2 कोस्ट गार्ड, 2 ऑफिसर्स होंगे, वो सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उन 2 ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। पहली बात देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं ये क्या है, मैरीटाइम कॉपरेशन के एक इनिशिएटिव है जो इसके लिए स्टार्ट किया गया है, जैसे अभी आपको बताया समुद्री सहयोग के लिए। अब देखो इन सभी कोर जो देश हैं उनके जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनको कंट्रीज में मतलब उनसे सेलेक्ट किया जाएगा। देखो जैसे समझते हैं ये कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन मिशन, मीन्स ये निकलेंगे सारी कंट्रीज़ के, जो 4 कंट्रीज हैं उनके निकलेंगे 2-2 कोस्ट गार्ड्स, और वो ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि किस किस तरीके से इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करेंगे, मीन्स एक यात्रा समझ सकते हो, उस पर निकलेंगे। मैं बताती हूँ कहाँ से कहाँ तक। देखो तो ये देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया
जो प्रत्येक क्वाड है उसकी मतलब क्या होगा, उसमें से 2 कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया, ठीक है, समझ गए। और देखो कौन सा जहाज होगा, तो यूएस का शिप कोस्ट गार्ड कटर उसको यूज करेंगे। अमेरिकी जहाज कौन सा है, कोस्ट गार्ड कटर पर ये सवार होंगे। मैंने आपको बताया ना, एक यात्रा के तौर पे ये निकलेंगे। अब देखो कहाँ से कहाँ तक, ये जापान के योकोसुका से शुरू हुआ और अब कब गुआम द्वीप की ओर बढ़ रहा है, वहां तक इसे जाना है। इसके बीच में जो जो चीज़ें ये ऑब्जर्व करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन को ये शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया। समझे, क्लियर हुई थोड़ी चीज़ें। देखो वही, इसमें सभी लोग मिलकर क्या है, काम करेंगे, जानकारी साझा करेंगे, अपने जो भी उनका एक्सपीरियंस होगा उसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या देखो एक सहयोग बढ़ेगा और कुछ नहीं है। बाकी हम बात करें अब गुआम द्वीप की, जैसे मैंने अभी आपको बताया वहाँ की तरफ ये बढ़ रहा है। तो ये देखो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, ठीक है। यह द्वीप क्या है, अमेरिका के नियंत्रण में है और अमेरिका का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये, ठीक है। थोड़ा सा वैसे इतना ध्यान की ही नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। अब देखो क्वाड की बात करते हैं, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, मैंने जब बोला है कि इसमें 4 कंट्रीज है तो आपको सोच रहे होगे कि मैम कौन सी कंट्रीज हैं। तो देखो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अंदर ये 4 हैं। इनकी बिगिनिंग कब हुई थी, 2007 में हुई थी, ठीक है। और देखो इनके बीच क्या है, मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आपको सिर्फ ज़्यादा हो गया, इतना ही ध्यान दो कि क्यों, क्या इसका रीजन क्या है, कौन सी कंट्रीज हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए ये यात्रा इन्होंने स्टार्ट की है और इसका मोटिव क्या है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन कौन बने हैं, हु हैज रिसेंटली बिकम द एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए कौन बने हैं। तो देखो आंसर होगा एस शिव कुमार वीएसएम। कौन बने हैं, एस शिव कुमार वीएसएम बने हैं। कौन, एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन। अब देखो बात करें इसकी इंडियन एयरफोर्स की, देखो इसकी स्थापना कब, 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। एक देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है जिसपे ये सेलेक्ट हुए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली के अंदर है, ओके। अब देखो इसका मोटिव मतलब इसका आदर्श वाक्य क्या है इंडियन एयरफोर्स का, तो है नव स्पर्शम दीप्तम। नभ स्पर्शम दीप्तम इसका आदर्श वाक्य है। अगर हम इसके चीफ की बात करें, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की हम बात करें, तो कौन है वो, अमरप्रीत सिंह हैं। एंड वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो नर्मदेश्वर तिवारी इसके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, ठीक है, समझ गए, ओके। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी कब लॉन्च किया गया था। जीएसटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई, व्हेन वाज जीएसटी लॉन्च्ड, बताइए कब किया गया था। तो मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि 1 जुलाई 2017 में इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया था। जीएसटी की बात करूँ मैं तो मैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसे बोलते हैं। पहले क्या है, देखो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, आपको पता होगा इसके बारे में वैसे तो। अब देखो इससे पहले क्या है, कई तरीके के टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन अब इसे किस में, अब जो ये टैक्सेस है इसको हटाकर किसे केवल सिर्फ जीएसटी के तौर पर इसे लागू कर दिया गया है। अब देखो जो पॉलिसीज होती हैं, टैक्स जो रेट होता है उसको जीएसटी के लिए कौन डिसाइड करता है, तो उसको जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड करती है, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है जो कि कब, देखो इसे क्रिएट किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2016 में कौन से आर्टिकल, 279 ए आर्टिकल के थ्रू इसे किया गया था, ठीक है। स्थापना की बात करूं मैं तो 2016 में। और देखो ये जीएसटी से रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज होती हैं वो इसको बनाती है, समझ गए, क्लियर हो गई सारी चीज़ें, बताइए। चलो अब हम आगे चलते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बन गई है, बताइए। हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल ई वोटर। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन बताया था कि बिहार जो है भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ई वोटिंग को अपनाया है, ठीक है। ई वोटिंग इन द सेंस मैंने आपको तब भी समझाया था कि देखो कुछ है, मतलब ये सबके लिए अप्लाई नहीं है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि बाहर रहते हैं, जो नहीं आ सकते वोटिंग के लिए, उनके लिए स्टार्ट किया था कि आप अब डिजिटली
आप दे सकते हो वोटिंग, ठीक है। तो अब उसी में आपको मैंने बताया था कि 28 जून से ये इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। तो उसमें जो पहला ई वोटर कौन बना है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो बनी है विभा देवी, ठीक है। कौन बनी है? विभा देवी बनी है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देखो ये तो मैंने बात कर ली किसकी, फीमेल की, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, देखो पूर्वी चंपारण के पकरी दयाल की रहने वाली हैं ये विभा देवी, ठीक है। और जबकि मुन्ना कुमार क्या है, पहले पुरुष बने हैं जो कि ई वोटर थे। तो पहली फीमेल और पुरुष दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब बाकी तो देखो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि कैसे कैसे ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, इसके लिए क्या किया गया, ये तो सब आपको पता ही है, हमने एक्सप्लेन कर लिया था कि भारत में पहला स्टेट कौन बना है, वो बना है बिहार, जिसने ई वोटिंग को अपनाया था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2025? बताइए 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? बताइए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। किसके लिए? देखो बात करें हम तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब आप इस चीज़ को देख सकते हो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है 10 सालों के अंदर। ये प्रोग्राम शुरू किया गया था 2015 में। अब देखो 10 साल में कितनी प्रोग्रेस हो गई है कि इंटरनेट का यूज अब हर घर में किया जा रहा है। डिजिटल के बिना अब कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें संभव ही नहीं है। 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी, अब क्या है, तो अब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर फील्ड में, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सारी चीज़ों में, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ों में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है, ठीक है। देखो बात करें कि इसे लॉन्च कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका देखो उद्देश्य वही है कि भारत को डिजिटल रूप से क्या है, सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को इसको चेंज करना है, बदलना, उसमें इसका ये मोटिव था। अब देखो इसके लिए ना बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है जो स्टार्ट की गई थी। जैसे मैं बात करूं, उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी 2016 के अंदर। आयुष्मान भारत योजना कब? 2018 में। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये 2019 में इसके लिए योजनाएं भी स्टार्ट की गई थी। समझ गए? हो गई चीज़ें क्लियर? बताइए जल्दी। हाँ जी, जल्दी कमेंट करिए, बताइए। हाँ जी, चलो ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा निम्न में से कहाँ बनाया गया है? वेयर अमोंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा बिल्ट? बताइए कहाँ पे बनाया गया है? तो देखो ये बनाया गया है पंजाब के अंदर, पहला लकड़ी से का गुरुद्वारा। अब देखो बात करें किसकी, तो देखो ये पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास, जो कि कहाँ, पंजाब के फाजिलका में पुलिस लाइन के अंदर इसे बनाया गया है, ठीक है। अब देखो इसका मोटिव यही है कि कौन सी, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि देवधर की लकड़ी से ये निर्मित है। क्या है? देवधर की लकड़ी से इसको बनाया गया है। और बात करें तो देखो ये क्या है, तो आपको विदेशों से आने वाले लोगों को और हमारे देश से अब टूरिज्म के लिए ये और आगे काम करेगा। क्या है? टूरिज्म के लिए ये और अच्छे से अब काम करेगा, ठीक है। समझ गए बिल्कुल। अब देखो बात करें, ये जो अनोखा गुरुद्वारा है, इसको एसएसपी भूपेंद्र सिंह सिद्धू का ये विजन था, जिनके व्यक्तित्व से 2023 में इसकी जो इनोग्रेशन, मतलब इसको जो स्टार्ट किया गया था, वो कब? 2023 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। समझ गए? बताइए सारे के सारे। हो गई चीज़ें क्लियर? हाँ जी, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल वन ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च दी रेल वन ऐप रिसेंटली? तो देखो आपको पता है हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ही इसे स्टार्ट किया है, किसको? रेल वन ऐप को, लोगों को इससे कनेक्ट करने के लिए, ताकि सुविधाएं उनको अच्छे से प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए ये ऐप स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखो समझते हैं, ये कब? देखो इन्होंने, हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं कौन? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने इसको स्टार्ट किया कब? 40वां फाउंडेशन डे था किसका? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। किसका? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, CRIS का। ये 40वां फाउंडेशन डे था जिसपे इन्होंने स्टार्ट किया। और कहाँ पे? इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर ये ऐप इन्होंने बताया है। अब देखो इसके मोटिव की एंड उसकी बात कर लेते हैं कि ये किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। तो ये हमको, इसका उद्देश्य है रेलवे के साथ यात्रियों के संपर्क को बेहतर बनाना। समझ गए? किसके लिए?
रेल वन इज टू इम्प्रूव पैसेंजर कनेक्टिविटी विद रेलवेज। समझ गए, तो उनको अच्छे से प्रोवाइड कराना ये इसका मोटिव है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सोन इंटरेस्ट इन बाइंग इंडियाज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बिफोर द ब्रिक्स समिट। बताइए, देखो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले किस देश ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में रुचि दिखाई है। बताइए, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की। तो इसमें किस कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया है इसको खरीदने के लिए। तो देखो बात करें तो ये किसने दिखाया है, ये दिखाया है ब्राजील ने। किसने दिखाया है, ये दिखाया है ब्राजील ने। अब देखो बात करें कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आपको ध्यान भी होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो बात करें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये जब अभी ऑपरेशन सिंदूर किया था, आपको पता होगा पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसमें सक्सेसफुली इसका यूज किया था और इसने काफ़ी जो मिसाइल्स थी उन पे अटैक किया। तो उसके बाद इसकी सफलता को देखते हुए ब्राज़ील ने इसको खरीदने के लिए बोला है, मीन्स रुचि दिखाई है। अभी खरीदा नहीं है, वो बाद की बात है, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी इसके साथ इसमें इंटरेस्ट दिखाया है किसने, ब्राज़ील ने, वो भी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले। ठीक है, क्लियर। अब देखो बात करें तो ये क्या है, कि मीडियम रेंज एंड मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका मतलब ये है, मोबाइल मतलब इधर से उधर उसको मूव कर सकते हैं हम, इसका मतलब ये है। और ये क्या है, मीडियम रेंज का है। ठीक है, अब देखो सरफेस टू एयर मतलब कि सरफेस से एयर के लिए भी एंड एयर से, देखो ये सुरक्षा के लिए भी यूज किया जा सकता है। मीन्स अगर आप पे अटैक हो रहा है तो हम उसको बचा भी सकते हैं, एंड अटैक के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल समझ गए, सरफेस टू एयर मिसाइल है। चलो देखो समझते हैं इसका किस लिए। देखो इसका उपयोग क्या है, हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो देखो ये रक्षा और आक्रामक दोनों में काम करता है, मतलब कि बचाने के लिए भी और अटैक करने के लिए भी इसका दोनों पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, बात करें देखो किसके द्वारा इसे बनाया गया, तो इसको DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसे बनाया गया था। बात करें कि किसके सहयोग से एंड किसके कोऑपरेशन से इसको बनाया गया है, किसके कोलैबोरेशन से बनाया गया है, तो इसको बनाया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है। समझ के बिल्कुल, किस किस के, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से इसको बनाया। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये किसके, देखो ये क्या है, मेक इन इंडिया पहल के स्टार्ट किया था, मतलब कि कौन से डेवलप्ड अंडर कौन सी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की पहल के शुरुआत में इसको किया था। अब देखो इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका यूज एंड इसकी डिमांड इतनी हो रही है। तो देखो इसकी बात करें हम की फीचर्स की, तो इसकी रेंज कितनी है, 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अगर हम ऊंचाई देखें कि ये कितना एल्टीट्यूड को कवर कर सकता है, तो ये 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड को ये कवर कर सकता है। समझ गए, क्लियर, बिल्कुल हो गई सारी चीज़ें। अब देखो बात करें कि इसकी स्पीड की, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सुपरसोनिक, जिसकी कितनी 1.8 से 2.5 इसकी स्पीड है। समझ गए, हो गई सारी चीज़ें क्लियर, बताइए सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, स्पीड से हमारे जो रिविजन्स वाले क्वेश्चन हैं उनको 2 से 3 मिनट के अंदर कवर कर लेते हैं। आप कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप जवाब दे दो, बाकी तो मैं बता ही रही हूँ, आज लाइव नहीं है क्लास, तो ठीक है कोई नहीं, हम वैसे ही रिवाइज कर लेंगे, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे देना। पहले देखते हैं हम क्वेश्चन को, जल्दी से स्पीड से कवर करेंगे। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए हैजिंग डेस्क पहल शुरू की है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हैजिंग डेस्क इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। तो बताइए किस कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो इसको महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया, किसके, किसानों के लिए, ताकि ये कीमत तय करी जा सके उनकी फसल के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्री योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्री योजना 2025। तो देखो इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मतलब कि क्या है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा से ESI के अंदर, उसके लिए इसको स्टार्ट किया है, किसको, स्प्री योजना को। वैसे तो आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? रिसेंटली पद्मश्री रिसिपेंट सूर्यमुखी देवी हैज पास्ड अवे, शी वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो बताइए, देखो ये कहाँ से, क्लासिकल डांस से, ये है शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है, जो कि मणिपुरी क्लासिकल डांस से ये बिलोंग करती थी। चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 1 इन इंडिया इन हुज मेमोरी? बताइए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को भारत में किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया एक बार, क्लासिकल डांस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजी चेस कप जीतकर भारत के शीर्ष क्रम के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज टॉप रैंक चेस प्लेयर आफ्टर विनिंग द यूजी चेस कप? तो देखो ये कौन बने हैं, आर प्रज्ञानंद। कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदि कर्मयोगी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? द आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में दिक्कत है, यहाँ पे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, एंड स्पीड से कवर करेंगे। भारत ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी कमी दर्ज की है? बताइए। इंडिया हैज रिकॉर्डेड ए रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज बाई हाउ मच? बताइए कितना किया? 58%, 68%, इसको आप 88% लिख दो। बताइए कितना किया है? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? रवि अग्रवाल टेन्योर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मच? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल? बताइए कितना बढ़ाया गया है? तो आप लोगों का आंसर आप पता होगा, कल हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कितना आंसर आएगा? 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोआई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द गोआई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम? बताइए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो देखो इसको किया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। किसको? द गोआई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन को, जो कि सारे डेटा को कनेक्ट करने के लिए, उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि सभी लोग इसको समझ सकें, इसके लिए से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेनर टू क्लाइम माउंट एलब्रस? बताइए हाल ही में माउंट एलब्रस पर चढ़ाई करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो देखो ये बने हैं तेजवीर सिंह। इनकी एज की मैं बात करूं तो ये 6 साल 9 महीने, ठीक है, कितने के हैं? 6 साल 9 महीने के हैं। कौन? तेजवीर सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन टू सेकेंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? बताइए राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ जोन 2 सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ किया गया था? तो देखो ये आपको पता होगा कहाँ पे, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम, जल्दी से अपना क्वेश्चन कवर करेंगे। हु हैज वॉन द यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टाइटल? बताइए यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो देखो इसका आंसर आएगा आयुष शेट्टी। किसने जीता है? तो ये जीता है आयुष शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस खतरनाक आंखों की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त की है? इंडिया हैज रिसेंटली बिकम कम्प्लीटली फ्री ऑफ विच ड्रेडेड आई डिजीज? तो बताओ किससे? ट्रैकोमा से इन्होंने छुटकारा पाया है। ओनली इंडिया ने नहीं, 19 कंट्रीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने छुटकारा दिया है कि ये इस बीमारी से कम्प्लीटली अब फ्री हो चुकी हैं। किससे? ट्रैकोमा। इससे क्या होता है, आपकी आंखों के अंदर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, जिससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। FIH महिला प्रो लीग की अंक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हु सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द FIH वुमेन्स प्रो लीग पोजीशन टेबल? देखो ये किसने किया है? तो ये किया है नीदरलैंड ने। किसने किया है? इसको किया है नीदरलैंड्स ने, जो कि सबसे ज्यादा इस खिताब को जीती हुई है इससे पहले भी। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ICC द्वारा टेस्ट क्रिकेट के लिए लाई गई टॉप
क्लॉक नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा था। कौन से नियम की बात कर रहे हैं, तो स्टॉप क्लॉक की जो T20 एंड ODI के अंदर तो पहले से लागू था, लेकिन अब 1 जुलाई से इसको किसके अंदर, टेस्ट के अंदर लागू कर दिया गया। इसका मोटिव क्या है, कंट्रोलिंग स्लो ओवर रेट्स, मतलब 60 सेकेंड के अंदर आपको दूसरा ओवर फेंकना होगा, आप इससे ज़्यादा टाइम पीरियड उसके अंदर नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIB का अध्यक्ष किसे चुना गया, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो बताओ किसे चुना गया है, आपको पता होगा जू जियाई को चुना गया है। किसको, जू जियाई को चुना गया है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बिकम द सीनियर एडवाइजर ऑफ फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, बताइए फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार कौन बने हैं, बताइए जल्दी कौन बने हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा अमिताभ कांत, इसके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय हाल ही में भारत के किस राज्य में उद्घाटित किया गया है, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे किया गया है, तो इसको किया गया है तेलंगाना के अंदर। कहाँ किया गया बच्चों, ये किया गया तेलंगाना के अंदर, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर। कहाँ पे जवाब देना है आपको, कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई, हम आपसे नहीं मिल पाए आज, उसके लिए सॉरी। कल आपको मिलते हैं क्लास में, एंड जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। डेली मुझसे सुबह 8:35 आप जुड़ना ना भूलें, ठीक है। कब, 8:35 मॉर्निंग, ठीक है। चलो अब हम कुछ दिनों में, 1 से 2 दिन में हम अपना स्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बस आज के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ओके बाय।